वैष्णवी चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की हमारी जो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल में साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, उनकी प्रैक्टिस की लगभग 9th क्लास है। तो आज की इस क्लास में हम साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी होता है? थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि थ्योरी पढ़ना। यह हमें एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का आइडिया तो करवाती है, साथ ही साथ अगर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं तो हम उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लास्ट क्लासेस भी ज़रूर देखना। तो चलिए आज की क्लास करते स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम, सेकेंड दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड और फोर्थ दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल के पीला होने का एक प्रमुख कारण है अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसके लिए कुछ प्रमुख गैसें जिम्मेदार है, जैसे कि SO2, SO3, CO2 और CH4। यह गैसें वर्षा जल के साथ मिलकर के अम्ल का निर्माण करती है। वही अम्ल बाद में वर्षा जल के साथ मिलकर के पृथ्वी पर आता है। यह अम्ल वर्षा के कई सारे दुष्प्रभाव है, जिनमें से एक प्रमुख दुष्प्रभाव है ताजमहल का पीला होना। ताजमहल का रंग पीला इस अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है। और अम्ल वर्षा का प्रमुख जो घटक होता है वह है SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव देखें हम तो अम्ल वर्षा के कारण भूमि प्रदूषित हो रही है। उसके साथ साथ जो खेती वाली भूमि है उसकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता जो होती है उसमें कमी आ रही है। इसके साथ साथ यह अम्ल वर्षा का जल जब जलीय स्रोतों में जाकर मिलता है तो उनके पीएच मान में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके अंदर रहने वाले जल के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को भी बड़ा खतरा होता है। इस प्रकार से अम्ल वर्षा के कई सारे दुष्प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की बूंदे गोलाकार डैश होने की वजह से है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है चिपचिपापन, सेकंड दे रखा है लोच, थर्ड दे रखा है टकराव और फोर्थ दे रखा है पृष्ठ तनाव। तो बारिश की बूंदे जो होती है वो गोलाकार होने का एक ही कारण है, वह है पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव होता क्या है? तो पृष्ठ तनाव जब संसंजक बल जो होता है उसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, क्योंकि द्रव के पृष्ठ में न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रकृति होती है। इसे ही द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। यहाँ पर बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है और लंबाई का जो होता है वह मीटर होता है। इस प्रकार पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन पर मीटर होता है। न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। जब द्रव का ताप बढ़ाते हैं तब द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव में कमी आती है और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव जो होता है वह 0 होता है। अगर हम
पृष्ठ तनाव से संबंधित घटनाओं की बात करें तो सुई जो होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरती है। सेकेंड, शांत भरे जल में मच्छर के लार्वा भी पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरते हैं, जिससे बचने के लिए उनमें केरोसिन तेल जल में डाला जाता है, जिससे उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तथा लार्वा पानी में डूब जाते हैं। थर्ड है कि पानी की बूंदें जो होती है वह भी पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट, जो गर्म सूप होता है वह ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव जो होता है वह ठंडे सूप की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण वह जीभ पर अच्छी तरह से फैल जाता है। ये सब भी जो घटनाएं होती है यह पृष्ठ तनाव से संबंधित घटनाएं हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 पृष्ठ तनाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है साइप्रेस विन, सेकेंड दे रखा है वीनस फ्लाईट्रेप, थर्ड दे रखा है एम्ब्रिलिस और फोर्थ दे रखा है याचिंथ। तो मांसाहारी पौधा जो होता है वह वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है यह एक प्रकार का मांसाहारी पौधा होता है। वीनस फ्लाई ट्रैप अपने कुछ पोषक तत्व तो मिट्टी से प्राप्त करता है, लेकिन अपने आहार की पूर्ति के लिए पौधा जो होता है यह कीड़े और अर्चिन खाता है। चींटियां, भृंग, टिड्डे, उड़ने वाले कीड़े और मकड़ियां सभी फ्लाई ट्रैप के शिकार हो जाते हैं। किसी जीव को पचने में वीनस फ्लाई ट्रैप को 3 दिन से 5 दिन लग सकते हैं और भोजन के बीच महीनों का समय लग सकता है। इस प्रकार जो होता है ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो एक प्रकार का मांसाहारी पौधा है, जो सभी चींटियां, भृंग, टिड्डे, उड़ने वाले कीट, मकड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें अपना शिकार बनाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो है फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्टील आयरन ऑक्सीजन, सेकेंड दे रखा है आयरन ऑक्सीजन आर्द्रता, थर्ड दे रखा है आयरन नाइट्रोजन आर्द्रता और फोर्थ दे रखा है हीलियम ऑक्सीजन और आर्द्रता। पूछा गया है कि जंग लगने के लिए कौन से वह 3 घटक होते हैं जो कि आवश्यक है। तो जंग कब लगती है? जब वायुमंडल में आर्द्रता होती है और वहाँ पर आयरन या लोहा जो होता है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तब जाकर जंग लगती है। तो एक तो आयरन, एक ऑक्सीजन और एक आर्द्रता, यह 3 जो है यह जंग लगने के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा जो होता है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके कारण लोहे पर जंग लग जाती है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि लोहे पर जंग लगने के बाद उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? क्या उसका भार बढ़ जाएगा या घट जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो लोहे पर जंग लगने के बाद उसके भार में वृद्धि हो जाती है, यह पॉइंट भी आप ध्यान रखना। उसके भार में वृद्धि हो जाती है कब? जब उसमें जंग लग जाती है। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगने से कैसे बचाव कर सकते हैं? एक तो उस पर पेंट करके और एक उसका जस्तरीकरण या गैल्वेनाइजेशन करके। यह चीज़ें जो होती है यह लोहे को जंग लगने से बचाती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड आयरन, ऑक्सीजन और आर्द्रता जो कि जंग लगने के लिए आवश्यक है, यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है खसरा, सेकेंड दे रखा है स्कर्वी, थर्ड दे रखा है दमा और फोर्थ दे रखा है मधुमेह। तो इसमें जो खसरा, जिसको मिजल्स या रूबियोला भी कहते हैं, यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। इसका रोग कारक जो होता है वह रूबियोला वायरस होता है। रूबियोला वायरस जो होता है यह इसका रोग कारक होता है और इसके संक्रमण का तरीका है, जब किसी
रोगी व्यक्ति के संपर्क में हम जाएंगे तो हमें भी ये रोग हो सकता है। नेक्स्ट, लक्षण की बात करें तो चेहरे एवं गर्दन पर गहरे लाल रंग के दाने और बुखार इसमें देखने को मिलता है। इसमें वैक्सीन जो होती है वह MMR की वैक्सीन लगाई जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका भी, तो यह विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में जो रोग होता है उसको स्कर्वी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन, दमा जो है, जो एक मतलब कि कहें तो कवक जनित रोग है, जो कि एक फंगस से होने वाला रोग है। फोर्थ, मधुमेह, यह हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी हमारे शरीर में होगी तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी और हमें डायबिटीज या मधुमेह रोग होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खसरा। मीजल्स एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखलन का गुण देश में प्रबल होता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सल्फर, सेकेंड दे रखा है नाइट्रोजन, थर्ड दे रखा है सिलिकॉन और फोर्थ दे रखा है कार्बन। तो श्रृंखलन का गुण जिसमें प्रबल होता है वह है कार्बन। कार्बन के अंदर श्रृंखलन का प्रबल गुण होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह 1s, 2s और 2p इसका होता है, जिसके अंदर इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संयोजकता जो होती है वह 4 होती है। इस कारण यह चतुसंयोजी या टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन जो होता है यह चतुसंयोजी या टेट्रावेलेंट होता है। अब कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। फर्स्ट C612, सेकेंड C613 और थर्ड C614, जिसको कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 भी कहते हैं। कार्बन 12 जो होता है यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला समस्थानिक है। यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला समस्थानिक है। कार्बन 13 जो है यह सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला समस्थानिक है कार्बन का। और कार्बन 14 जो होता है यह एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। इसका उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है, जिसको कार्बन डेटिंग विधि भी कहते हैं। यह क्वेश्चन इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनता है, कार्बन 14 से भी क्वेश्चन बनता है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर सिपाही कहा जाता है? मतलब कि कौन सी कोशिका को मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आयासिनोफिल्स, सेकेंड दे रखा है श्वेत रक्त कणिकाएं, थर्ड दे रखा है लाल रक्त कणिकाएं और फोर्थ दे रखा है बेसोफिल्स। तो मानव शरीर की जो सिपाही होती है वह WBC को कहा जाता है। सबसे पहले तो सिपाही का काम क्या होता है, सैनिक का काम क्या होता है कि जैसे कि हमारे देश के जो सिपाही है, सैनिक है, उनका कार्य क्या है कि वह जो दुश्मन होते हैं उनको हमारे देश से बाहर रखते हैं। जो दुश्मन होते हैं वह देश को नुकसान ना पहुंचाए और उनसे लड़ने का यह सैनिक कार्य करते हैं। उन दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा का कार्य ये सैनिक करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो WBC है इनको हमारे शरीर का सिपाही क्यों कहा गया है? क्योंकि यह WBC जो होती है यदि हमारे शरीर में कोई भी सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया आदि ये प्रवेश करते हैं तो वह हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए और उनसे हमारे शरीर की रक्षा का कार्य यह करते हैं। इन WBC के आकार में परिवर्तन होता रहता है। यह WBC जो होती है यह अपने आकार को परिवर्तित कर सकती है। इसी प्रकार अगर हमारे शरीर में कोई
सूक्ष्मजीव प्रवेश करता है तो यह आकार बदल करके उस सूक्ष्मजीव को अपने अंदर लेकर उसका भक्षण कर सकती है। इस प्रकार से यह आकार बदल के उस सूक्ष्मजीव का भक्षण करने की क्षमता रखती है। इसलिए इस WBC या श्वेत रक्त कणिका को हमारे शरीर का सिपाही या सैनिक कहा जाता है, क्योंकि ये इन सूक्ष्मजीवों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। ठीक वैसे ही जैसे सैनिक जो होते हैं वह दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अग्नाशय, सेकेंड दे रखा है पीयूष ग्रंथि, थर्ड दे रखा है रीनल ग्रंथि और फोर्थ दे रखा है अधिवृक्क ग्रंथि। तो सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या है? तो यह ग्रंथियां जो होती है यह नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन होती है जो कि उत्पाद को सीधे रक्त में मिला देती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये सभी ग्रंथियां जो होती है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल। ठीक, उसका अपोजिट बहिस्रावी ग्रंथियां होती है जो कि नलिका युक्त होती है, जो कि अपने स्त्रवण को नलिकाओं के द्वारा लक्ष्य स्थल तक पहुंचाती है। जैसे कि लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ये ग्रंथियां जो होती है ये नलिका युक्त होती है। तो यहाँ पूछा गया कि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, यह पीयूष ग्रंथि जो होती है यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनसे निकलने वाले हार्मोन के स्रावन को नियंत्रित करती है। इसी कारण इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से इस पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। एग्जाम में से भी क्वेश्चन बनता है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं, तो वह पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? तो हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से हाइपोथैलेमस को जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो होती है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्रवण को और उनसे निकलने वाले हार्मोन के स्त्रवण को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन है, जे थॉमसन को डैश खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। फर्स्ट प्रोपेन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड न्यूट्रॉन और फोर्थ पोजिट्रॉन। तो आपको ये तो क्वेश्चन पता ही होगा कि जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के रूप में जे थॉमसन को जाना जाता है। वहीं प्रोटॉन के खोजकर्ता के रूप में गोल्डस्टीन को जाना जाता है और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के रूप में जेम्स चैडविक को जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो है वह जेम्स चैडविक है। किसी भी परमाणु की स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं के चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह गति करते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह उस परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? सबसे पहले तो धातुओं के गुण क्या हैं? धातुओं में क्या गुण होते हैं? तो धातुएं जो होती है उनके अंदर चमक पाई जाती है, मतलब कि धातुएं जो होती है ये चमकीली होती है। इसके साथ साथ धातुएं जो होती है यह प्रकृति में कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये जो होती है इन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, ये इतनी मुलायम होती है। तो ये इसके अपवाद है।
लेकिन इसका जो मुख्य गुण होता है कि धातुएं जो होती है वह कठोर होती है, और धातुएं जो होती है उनको खींचकर एक तार के रूप में बनाया जा सकता है, जिसको धातुओं की तन्यता का गुण कहते हैं। नेक्स्ट, धातुएं जो होती है उनको हथौड़े से पीटने पर ये पतली चादरों के रूप में बदल सकती है, जिसको उसको आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। धातुएं जो होती है वह आघात वर्धनीय होती है, उसके साथ साथ तन्य होती है। तन्यता मतलब कि उसको खींचकर लंबे तार में परिवर्तित किया जा सकता है। आघात वर्धनीयता मतलब कि उसको हथौड़े से पीटकर एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और धातुएं जो होती है ये ऊष्मा की सुचालक होती है, ऊष्मा का चालनीय करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सल्फर जो कि एक अधातु है, आयोडीन जो कि एक अधातु है, थर्ड है लोहा, लोहा जो एक मेटल या धातु है, लोहा जो होता है एक धातु होता है। फोर्थ कार्बन, ये भी एक अधातु है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बड़ी आंत, सेकंड दे रखा है छोटी आंत, थर्ड दे रखा है पेट और फोर्थ दे रखा है मुंह। तो वसा का पूर्ण पाचन जो होता है वह हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पर जो पित्तरस होता है, पित्तरस के द्वारा वसा का पायसीकरण होता है, जिसमें यह वसा को छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ देता है, और इसके कारण वसा का पाचन जो होता है वह आसानी से हो जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा रस में जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो पित्त रस में कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, कोई भी एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है। यह वसा के पाचन में सहायक होते हैं, जो कि छोटी आंत में होता है। जबकि प्रोटीन का पाचन जो होता है हमारे स्टमक या आमाशय के अंदर होता है, और स्टार्च का पाचन आमाशय के अंदर होता है। प्रोटीन का पाचन जो होता है वह आमाशय के अंदर होता है, और स्टार्च का पाचन जो होता है वह हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, हमारे मुंह से ही ये स्टार्च का पाचन हो जाता है। जबकि प्रोटीन का पाचन जो होता है वो आमाशय में होता है, और वसा का पाचन जो होता है यह हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड छोटी आंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है, इनमें से क्या जो होता है वह बैक्टीरिया सेल्स में उपस्थित नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कोशिका भित्ति, सेकंड दे रखा है प्लाज्मा झिल्ली, थर्ड दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया और फोर्थ दे रखा है राइबोसोम। तो जीवाणु कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं यह जीवाणु कोशिका के अंदर अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं यह एक तो बैक्टीरिया के अंदर और इसके साथ साथ स्तनधारियों की आरबीसी में यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली के वलनों में श्वसन से संबंधित कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन वलनों को ही मेसोसोम्स कहते हैं। मेसोसोम्स कहते हैं। इस मेसोसोम्स को बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। जीवाणु कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है वह किसकी बनी होती है? तो यह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जो कि जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। बाकी उसमें कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली और राइबोसोम ये सभी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है? हमको बताना है कि कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कार्य, सेकंड दे रखा है वेग, थर्ड दे रखा है त्वरण और फोर्थ दे रखा है बल। सबसे पहले सदिश राशि और अदिश राशि ये दोनों होती क्या है? तो सदिश राशि ऐसी राशि जो कि परिणाम के साथ साथ दिशा
का भी बोध कराती है। यह परिणाम और दिशा दोनों का बोध कराती है, जबकि अदिश राशि जो होती है यह केवल संख्यात्मक मान या परिणाम का बोध करवाती है। यह केवल और केवल परिणाम का बोध करवाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं 100 मीटर की दूरी पूर्व दिशा में चलता हूँ, तो यह परिणाम भी बता रहा है और दिशा भी बता रहा है। और अदिश राशि मतलब कि मैं 100 मीटर की दूरी तय करता हूँ, तो यह केवल और केवल परिणाम का बोध कराती है। सदिश राशि के एग्जाम्पल देखें तो विस्थापन, त्वरण, वेग, भार, बल, संवेग, ये सभी जो होते हैं यह सदिश राशि के एग्जाम्पल है। जबकि अदिश राशि के एग्जाम्पल देखें तो चाल, दूरी, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, आयतन, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशि के एग्जाम्पल है। तो वेग, त्वरण, बल, ये सभी तो सदिश राशि के एग्जाम्पल है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सदिश राशि नहीं है। तो कार्य जो है यह एक प्रकार की अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत के सबसे निचले स्तर पर पाए जाने वाले पौधे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है थैलोफाइटा, सेकंड दे रखा है टेरिडोफाइटा, थर्ड दे रखा है फेनरोगेम्स और फोर्थ दे रखा है ब्रायोफाइटा। तो पादप जगत के सबसे निचले स्तर पर थैलोफाइटा आते हैं। यह थैलोफाइटा जो है इसमें पौधे के जीवन का प्राचीन रूप शामिल है। इनके पास संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, जो कि पानी और खनिज परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, वह इनमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए आमतौर पर नम स्थानों पर पाए जाते हैं। थैलोफाइटा के एग्जाम्पल हम देखें तो शैवाल, कवक, लाइकेन, ये सभी थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इनमें जड़, पत्ती और तना नहीं पाया जाता है। ये इस प्रकार के पादप होते हैं जो कि जड़, पत्ती और तना में विभेदित नहीं होते हैं और सबसे पादप जगत के सबसे निचले वर्ग में आते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट थैलोफाइटा हो जाएगा।